आप सबको मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप एक वीडियो देखिए। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और 100 दिन का लेखा जोखा इस वीडियो में है और ज़्यादा विस्तार से मैं अभी आपसे बात करती हूँ। पहले वीडियो दिखाइए, फिर से करिए, ऑडियो नहीं आया शुरू से। नरेंद्र मोदी के 100 दिन में 28 रेल हादसे हुए, इनमें 21 लोगों की मौत हो गई, 26 आतंकी हमले हुए, 21 जवान शहीद हो गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, दलितों के खिलाफ अपराध बढ़े, पेपर लीक कर युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, बेरोजगारी बढ़ी, रुपए में गिरावट आई, दूध दाल सब्जी गैस सब महंगा हो गया, टोल टैक्स बढ़ाया, भ्रष्टाचार के बावजूद सड़क नोटियां, एयरपोर्ट की छत सब टूट गई। ये है नरेंद्र मोदी के 100 दिन का छोटा सा रिपोर्ट। ये छोटा सा रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बाद आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और ये 100 दिन इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश के युवाओं पर, महिलाओं पर, इस देश की रेलवे पर, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ मार पर बहुत भारी पड़े हैं। इन 100 दिनों ने यह साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई विजन नहीं है और समस्याओं से मुंह मोड़ना, रण छोड़ के भाग जाना उनकी पुरानी आदत आज भी बरकरार है। 100 दिन में सरकार का हर पल अस्थिरता का, अनिर्णायकता का और अपरिपक्वता का प्रतीक है। इन 100 दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई। और असलियत यह है कि जो मोदी जी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान? प्लान यह है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं, आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। मैं सिलसिलेवार तरीके से और जो एडजॉइनिंग पिक्चर होगी वो आपको जिस बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रतीक होगी। पहला रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी की यू टर्न सरकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यू टर्न सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है। अहंकार अब नहीं चलेगा और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे। लैटरल एंट्री, जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रबंध किया गया, हमने आवाज उठाई, लोगों में आक्रोश हुआ, लैटरल एंट्री पे यू टर्न हुआ। कहते थे ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं, जो आईना दिखाते हैं, उनका मुंह बंद करने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी। इतना प्रतिकार हुआ उस पर, इतना विरोध हुआ कि उस बिल पर भी यू टर्न करना पड़ा। फिर बोला वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे। यह कुछ नहीं था, यह सिर्फ पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का एक माध्यम था। और असलियत यह है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया, आपको उसको जेपीसी भेजना पड़ा। यह पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने जेपीसी भेजा। आपने मिडिल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी, एलटीसीजी टैक्स लादने की कोशिश करी। मिडिल क्लास का आक्रोश देखकर, विपक्ष की पहल देखकर आपको इंडेक्सेशन वापस लेना पड़ा। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस खराब है, एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा। तो मैं क्यों ना कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार
यू टर्न का प्रतीक हैं। पर इन 100 दिनों में अगर एक संसाधन, एक संस्थान की बर्बादी हुई है तो वो है भारतीय रेल। और अगर उसका ग्राफिक ऊपर आ जाए तो आपको दिखाई देगा कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए हैं और उन 38 बड़े रेल हादसों में 21 मौतें हुई हैं। असलियत यह है कि पिछले साल जून में बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ और ऐसा लगता था कि सरकार उससे कुछ सबक सीखेगी, सरकार रेल को सुचारू रूप से चलाने का कोई प्रबंध करेगी। लेकिन फिर जून में कंचनजंगा ट्रेन का हादसा हुआ और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जहां पर या तो कोई रेल पटरी से ना उतरी हो, या इंजन पटरी से ना उतरा हो, या रेल हादसा ना हुआ हो। और असलियत यह है कि 21 मौतों के बाद कवच अभी भी 2 किलोमीटर पर लग रहा है सालाना। और इस देश के रेल मंत्री, जो रील मंत्री बनने में ज्यादा मशगूल हैं, वो बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। रेल का पटरी से उतर जाना, रेल हादसे होना, एक नहीं दो नहीं 38 रेल हादसे होना। और अगर मैं 2023-24 के साल की बात करूं तो 313 हादसे ऐसे हुए, मौतें हुई। पिछले 100 दिन में 38 रेल हादसे इस देश के रेल मंत्री के लिए छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बड़ी लफ्फाजी की जाएगी, रेल को हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन असलियत यह है कि एक दिन नहीं बीतता है जब रेल पटरी से ना उतरी हो। 21 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे, किसी की मां थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। समझाइएगा उनको जाकर कि ये छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद इस देश ने इससे पहले तो ये कभी देखा ही नहीं था और हमने ऐसे ऐसे वाकये देखे इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलैप्स के। नरेंद्र मोदी जी ने जिन एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव के जस्ट पहले किया, जबलपुर, राजकोट, दिल्ली, वो एक बारिश नहीं झेल पाए, ताश के पत्तों की तरह वो गिर रहे थे। इस देश का संसद टपक रहा था, नया संसद जो बना है, और बाल्टी में पानी भरा जा रहा था। असलियत यह है कि अटल सेतु 18,000 करोड़ की लागत पे बना, उसमें दरारें आ गईं। असलियत यह भी है कि सुदर्शन सेतु जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया, उसमें दरारें आ गई। और सबसे घटिया हरकत तो तब हुई जब छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी मूर्ति का अनावरण दिसंबर 2023 में किया, वो 8 महीने भी नहीं चल पाई और वो मूर्ति टूटकर गिरी नहीं। इस देश की अस्मिता, इस देश के गौरव, शिवाजी का जो अपमान नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने अपने भ्रष्टाचार से किया, वो ना महाराष्ट्र भूलेगा, ना ये देश भूलेगा। ताश की पत्तियों की तरह एक के बाद एक संसाधन टूट रहे थे। कितनी ही सड़कें, कितने ही पुल टूट टूट कर गिर गए। और यह अनेक्शन के साथ हम आपको दे रहे हैं, इसमें सारे हादसे क्रमवार तरीके से, डेट वाइज तरीके से लिखे गए हैं। और तो और आस्था का प्रतीक श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बना, उसके भी गर्भगृह में पानी टपक रहा था। कौन है ये भ्रष्टाचारी जिनसे आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए? कौन जवाबदेही तय करेगा? चाहे वो नया संसद हो, चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो, चाहे वो सेतु हो, चाहे पुल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे श्री राम का मंदिर हो। ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार टूट टूट के गिर रहा था। मैं चौथी बात करना चाहती हूं और यह मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत विषय है, और वो है आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जाते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। जम्मू कश्मीर में जाकर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जिस डोडा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे 48 घंटे पहले, उसी जम्मू कश्मीर के, उसी जम्मू के किश्तवाड़ में हमारे 2 सैनिक शहीद हो रहे थे। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 100 दिनों में 26, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 26 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 21 शहीद हुए हैं सैनिक, करीब करीब 30 सैनिक इसमें घायल हुए हैं, 15 नागरिकों की मौत हुई है और 47 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं।
और दिक्कत तलब बात यह है कि अब जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो कश्मीर से ज्यादा जम्मू में हो रहे हैं। आप तो शांति बहाली की बात करते थे, लेकिन असलियत यह है कि आप कश्मीर में, न श्रीनगर में, न अनंतनाग राजौरी में, न बारामूला में चुनाव लड़ने लायक थे। आप तो शांति की बात करते थे, लेकिन असलियत यह है कि 21 आतंकी हमले हुए, 26 आतंकी हमले हुए, हमारे 21 सैनिक शहीद हुए, लेकिन आपके मुंह से श्रद्धांजलि का और संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। और यह मैं दावे से कहती हूं, नरेंद्र मोदी जो ट्वीट करने से बाज नहीं आते हैं, ढूंढ ढूंढ के एटलस पर देश ढूंढते हैं, कहां जाऊं अब मैं, किसको बर्थडे ग्रीटिंग दूं। 26 आतंकी हमले, और ये मैं 100 दिन की बात कर रही हूं, 2019 से आतंकी हमलों की सिलसिलेवार ये एनेक्शर में हम शेयर करेंगे, देखिएगा। एक श्रद्धांजलि का शब्द, एक संवेदना का शब्द नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकलता नहीं है। ये हमले डोडा में हो रहे हैं, रायसी में बस पर हमला हुआ, पुंछ में हमले हो रहे हैं, किश्तवाड़ पे हो रहे हैं, तमाम ऐसे हमले हैं जो लगातार होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के मुंह से न श्रद्धांजलि का, न संवेदना का एक शब्द निकलता है। और आज सवाल यह है कि कानून व्यवस्था डायरेक्ट एलजी के अंतर्गत आपके अंडर है। क्या कानून व्यवस्था है? 26 आतंकी हमलों का जिम्मेदार कौन है? किसकी जवाबदेही सेट हो? जो 21 हमारे जांबाज शहीद हो गए, उनके परिवारों की आंख में आंख डालकर आप एक शब्द बोल सकते हैं? यह है आपका 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 26 आतंकी हमले। उसके बाद हम बात करेंगे महिला सुरक्षा की। इस देश की आधी आबादी ने बड़े विश्वास से आपको 2014 में चुना था, लेकिन इस देश की आधी आबादी के साथ जो आपने, आपकी सरकारों ने, आपके गुर्गों ने किया, वो अक्षम्य अपराध है। हर व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए, हर व्यक्ति को आक्रोश आना चाहिए, लेकिन 100 दिनों में 104 अपराध महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हुए हैं। 157 पीड़िताएं हैं इसमें। आपके शासित राज्यों में मुख्यमंत्री जिस शहर में है, उस शहर के चौराहे पर सार्वजनिक रूप से बलात्कार होता है, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोलते। आप बंगाल पर बोलते हैं, बोलना चाहिए, लेकिन आप बदलापुर पर नहीं बोलते, आप बिहार पर नहीं बोलते, आप उत्तराखंड पे नहीं बोलते, आप उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पर नहीं बोलते। लेकिन आप कैसे बोलिएगा? क्योंकि आप तो वही है ना जो देश की बेटियों का यौन शोषण करने वालों के साथ लगातार खड़े रहे। और जब वो यौन शोषण करने वाला चार्जशीटेड आरोपी आज भी हमारी बेटी को बदनाम करता है, उसका चरित्र हनन करता है, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको अपनी पार्टी से निकाल बाहर करिए। आपके 100 दिनों में न अनपढ़ मजदूर खेत में सुरक्षित है एक महिला, न स्कूल में नाबालिग बच्चियां सुरक्षित है, न कामकाज करने वाली महिलाएं सुरक्षित है, न मेले से आने वाली औरतें सुरक्षित है। तो सुरक्षित कौन है? इन 157 पीड़िताओं को आप क्या कहेंगे? 100 दिनों का फलसफा महिलाओं का यह है। आपका जो झुंझुना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी असलियत यह है कि आप बेटी को बचाने, बेटी को पढ़ाने के बजाय हर बार संरक्षण आरोपियों को देते हैं। आपके नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में जघन्य गैंगरेप का मामला सामने आता है। बीजेपी की आईटी सेल के लड़के उसमें पाए जाते हैं, उनको बेल मिलती है तो उनका आजादी के मतवालों की तरह स्वागत होता है, केक काटा जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं। यह है आपका 100 दिन का फलसफा महिला सुरक्षा को लेकर। इसके बाद बात करनी पड़ेगी युवाओं की, क्योंकि युवाओं के बारे में बात किए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, और यह है आपकी उनके लिए प्लान, यह है आपके उनके लिए संयोजनाएं। इन 100 दिनों में लगातार पेपर लीक हुए हैं, इन 100 दिनों में इम्तिहान कैंसिल हुए हैं, इन 100 दिनों में आपकी विफलताओं का पुलिंदा यह है कि स्टूडेंट्स रोते रहे, मां बाप पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे गाजर मूली की तरह बसों ट्रेनों में भरकर जाते हैं, इम्तिहान देते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया। नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नीट में धांधली के, धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए।
आपने नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल किया, आपने यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ इसलिए एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट का इम्तिहान कैंसिल हुआ, एनसीईटी का पेपर लीक हुआ, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और यह मैं सिर्फ 100 दिनों की बात कर रही हूं, क्योंकि 10 साल के फलसफा में तो सीबीएसई का इम्तिहान भी लीक हो गया। 10 साल का फलसफा तो यह है कि आपके लोग पेपर लीक के घोटाले, उनके स्कैम, उनके स्कैंडल में लिप्त पाए जाते हैं। जिस देश के लोग, भारत में पढ़े लिखे बच्चे, भारत में पढ़े लिखे युवा विश्व में डंका बजाते हैं जाकर, आज आधी सिलिकॉन वैली भारत की पढ़ी लिखी है। भला हो जवाहरलाल नेहरू का, भला हो कांग्रेस की सरकारों का, जिन्होंने ऐसे स्कूल, ऐसे संस्थान बनाए जहां पर लोग पढ़ लिख कर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर आईबीएम से लेकर गूगल तक के हेड हैं। यह प्रणाली थी शिक्षा की हमारे अंतर्गत। आपकी प्रणाली और आपका फलसफा यह है कि नीट जैसा इम्तिहान भी लीक होता है, आपको एक के बाद एक पेपर कैंसिल करने पड़ते हैं। यह आपका रिपोर्ट कार्ड है। इसके बाद जरूर बात करनी पड़ेगी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था की। यह अर्थव्यवस्था का फलसफा है। रुपया आपको मिला था 60 पर, 58 पर असल में 2014 में, आपने उसको 84 पे पहुंचा दिया। पिछले 100 दिनों में आपने हजारों लाख करोड़ फूके किसी तरह से रुपए को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी रुपया आज 84 प्रति डॉलर के आसपास है, 82 पर था 100 दिन पहले। यह असलियत है। असलियत यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका बहुत ढोल आप पीटते थे, वो लगातार गिर रहा है। ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को आपकी पॉलिसी पर कोई विश्वास नहीं है। बेरोजगारी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यह देश की अर्थव्यवस्था का हाल है। और महंगाई की मार सहे बिना तो बात कैसे होगी। महंगाई डायन खाए जात है, बड़ा गाना था, उस गाने में एक लाइन और ऐड करिए, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। यह महंगाई का फलसफा है। महंगाई का यह हाल है कि चुनाव होते ही टोल टैक्स आपने 15% बढ़ाया, दूध के दाम आपने तुरंत बढ़ाए, सीएनजी का दाम बढ़ाया, आटा का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया। आपने कमर्शियल गैस का सिलेंडर करीब करीब 50 रुपए 2 बार करके महंगा किया। आपने मिडिल क्लास पर एलटीसीजी इंडेक्सेशन जैसी वार करी। यह आपका असलियत है। यह महंगाई की मार है। जो देखना चाहे वो जरूर देखे। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आपने सस्ता किया है पिछले 10 सालों में। 100 दिनों में आपने आटा, दही, दाल, दूध, कमर्शियल एलपीजी, सीएनजी, टोल टैक्स, सबके दाम बढ़ाए हैं। और फिर बात तो करनी पड़ेगी आपके सबसे परम प्रिय दिल के टुकड़े अडानी की। सेबी और अडानी, ये दो चीजें हैं जिस पर आप मुंह नहीं खोल सकते हैं। इस देश की मार्केट रेगुलेटर पे गंभीर आक्षेप लगे हैं। इस मंच से पर्दाफाश किया गया है उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कैसे उनके चयन में अनियमितताएं बरती गईं, कैसे उन्होंने अपने पद का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। लेकिन आप आज भी उनको अपने पद पर इसलिए बरकरार रखते हैं क्योंकि आपकी भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुलती जाएंगी अगर आप उनको हटा देंगे। लेकिन हटाना तो आपको पड़ेगा सेबी चीफ को। अडानी के ऊपर, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो या वो कीनिया हो, गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप उनके हवाई जहाज में उनको गले लगाए हर जगह घूमेंगे। आपकी विदेशी दौरे अडानी को धंधा, अडानी को कारोबार दिलाने के लिए किए जाते हैं। यह असलियत है आपकी। यह सेबी और अडानी का वो महाघोटाला है जिस पर आप मुंह नहीं खोल पाते हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगी लद्दाख की। आपके वहां के सांसद ने, आपके वहां के काउंसलर्स ने, जब तक आपके सांसद थे अब नहीं है, उन्होंने लगातार लद्दाख के मुद्दे को उठाया। लद्दाख के लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं। चरवाहों ने कहा जहां तक हम पहले जा पाते थे नहीं जा पाते, चीन अतिक्रमण करके बैठा है। 21 कोर कमांडर लेवल की टॉक्स में चीन बार बार यह कहता है, आपका प्रधानमंत्री भी तो कहता है कोई घुसा हुआ नहीं। आप चीन का नाम नहीं ले पाते, यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की बरकरार नहीं कर पाते। और असलियत यह है कि पूरा का पूरा लद्दाख आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरता है और आज पैदल मार्च दिल्ली के लिए कर रहा है। क्या करिएगा,
लद्दाखियों के लिए भी सड़कें खुदवा दीजिएगा, किले गड़वा दीजिएगा, सीमेंट की चट्टानें लगवा दीजिएगा, आंसू गैस के गोले छोड़िएगा, लाठियां बरसाइएगा, जो इस देश के किसानों के साथ किया। यह लद्दाख की स्थिति है। लेकिन आपकी असली विषमता, आपका असली विफलता, आपकी असली निष्ठुरता, आपका असली फेलियर तो असल में मणिपुर पर है। पर्दे के पीछे छिपकर जब नरेंद्र मोदी मणिपुर पर चुप रहते हैं तो आपकी सारी असलियत और सारी कलई खुल जाती है। 16 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है, वहां पर फिर से हिंसा भड़की और इस बार रॉकेट से, ड्रोन से, आरपीजी से हमले हो रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में 12 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, उनसे हथियार छीनने की कोशिश हुई। इंटरनेट बैन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन आपके अंदर ना तो इतना आत्मिक साहस है, ना बल है, ना हौसला है, ना हिम्मत है और ना नियत है कि आप मणिपुर जा सके। यह आपका 100 दिन का फलसफा है। लेकिन कभी कभी सोचती हूं, जब 16 महीने से नहीं गए तो अब आप क्या मणिपुर जाइएगा? आपने मणिपुर को, उसके हालात पर, मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि लोकसभा में बड़ी बड़ी बातें करने वाले, चुनाव के दौरान अपना 100 दिन का एजेंडा पे चर्चा करने वाले, बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, असलियत यह है कि आपकी सारी लफ्फाजी एक जुमला था। असलियत यह है कि आपके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्लान है, ना कोई समाधान है समस्याओं का। आप लगातार कुर्सी से चिपकने की लालसा में लिप्त हैं। आप बैसाखियों पर निर्भर हैं। आप A1 और A2 की तिजोरियां भरने के लिए हर तिकड़म करने को लालायित हैं और ऐसे में आप हर एजेंसी का दुरुपयोग करिएगा। आपसे कुछ सवाल हैं। 100 दिन आपके पूरे हुए हैं। 100 दिन की विफलताओं पर आपसे कुछ सवाल हैं। क्या आपके पास 5 साल का कोई विजन है? आप पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? आज असलियत यह है कि हम अपने पूरे नेबरहुड में आइसोलेटेड है। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। अर्थव्यवस्था, इनकम इनइक्वालिटी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा को लेकर आपके पास कोई योजना है? भ्रष्टाचार का झुंझुना आप खूब बजाते हैं। जिनको भ्रष्टाचारी बुलाते हैं उनको बीजेपी में शामिल कराते हैं। सेबी और अडानी पर कब बोलिएगा? एजेंसियों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट आपको लगातार लताड़ लगाता है। लेकिन कब तक आप इन एजेंसियों को अपना फ्रंटल बनाए रखिएगा और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल करिएगा? असलियत यह है मोदी जी कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। आरएसएस से आपके कटु रिश्तों का सच सबके सामने है। बीजेपी में सिर फुटौल और खींचतान सबके सामने है। सरकार दिशाहीन है। आपकी झूठी वाहवाही कुछ चरण चुंबक जरूर कर देते होंगे और आप उसमें खुश हो जाते होंगे, लेकिन इस देश की जमीनी हकीकत से अगर आपके 100 दिन को देखा जाए तो आप बहुत दूर हो चुके हैं। आई विल वेरी ब्रीफली इन अ नटशेल just make a statement in English, and this is about the 100 days of the Modi government. The reality is that the Modi government has failed on every front. It has been a government of U-turns, from lateral entry to the Waqf bill, to the broadcast bill, to indexation, to NPS, which has now been replaced by UPS. This has been a U-turn government. The reality is that Indian Railways has seen its worst phase. 38 rail accidents, 21 deaths. The rail minister of this country calls these small incidents, continues to make reels. The reality is that infrastructure built under you, made under you, has completely collapsed. Be it bridges, and these are 56 infrastructure projects that I'm talking about in the last 100 days alone. Be it bridges, roads, statues, airports, everything built under you. From the new parliament that was leaking, to the Ram temple in Ayodhya which was leaking in the Garbhagriha, to the statue of Shivaji, to the Atal Setu, every infrastructure, to the Delhi airport, Jabalpur airport, Rajkot airport, everything seems to have collapsed. And if this is not a proof of corruption, then what is? In the last 100 days, there have been 26 terror strikes in Jammu and Kashmir. 21 of our brave hearts have lost their lives, over 30 of them injured, 15 citizens killed, 47 of them lie injured. Who's responsible for this? Where is the accountability? Is Mr. Modi going to speak about this at all? I don't think so. The reality is there have been 104 cases
of crime against women, 157 women have been at the receiving end of this crime. You speak on Bengal and you must. But why do you not speak on Badlapur? Why do you not speak on Bihar? Why do you not speak on Uttarakhand? Why do you not speak on UP? Why is it that the BJP IT cell members accused of gang rape in IIT BHU are given a hero's reception when they get bail? And this is something I'm quoting from your parliamentary constituency. Let's talk about youth. The NEET paper leak, the many discrepancies found in it. The NEET PG exam was cancelled, UGC NET paper leaked, joint CSR UGC NET cancelled, NCET paper leak, NEET PG परीक्षा जो रद्द हुई थी. Let's talk about the economy. The reality is you were handed over the rupee at 58 to $1 in 2014. You have taken it down to nearly levels of 84. 100 days back, the rupee was at 82 to $1. Despite you pumping in a lot of money to somehow arrest the fall of the rupee is at dangerously close levels of 83.92 when I last checked today. The reality is FDI has consistently fallen. It's down at about 45% from its peaks. The reality is that unemployment is breaking new barriers every day. High prices. People in this country are reeling under high prices, but you clearly don't seem to care. As soon as elections were over, toll prices were increased by 15 rupees, CNG prices shot up, commercial LPG prices shot up, common flour to pulses to milk prices, all of that shot up. You troubled middle class with LTCG, with indexation, and that tells you how much trouble you can create for the middle class. I cannot not speak about the SEBI and the Adani conundrum. India's market regulator finds, and the chief of India's market regulator finds herself in the middle of a huge scandal. All kinds of allegations have been raised. From this very platform, my colleague Pawan Khera has consistently exposed Madhvi Puri Butch, but you do not speak a word. Allegations against Mr. Adani are coming from Switzerland and Kenya, but you do not speak a word. For how long are you going to keep quiet? Allegations of misuse of office, of conflict of interest, of various things has come against India's market regulator. Where is the faith that domestic and foreign investors must have in our markets? I cannot not speak about Ladakh. There is a delegation of people from Ladakh marching from Ladakh to Delhi against the Chinese occupation. They have consistently raised questions on that. They have consistently asked for your attention. What are you now going to do? Are you going to dig roads? Are you going to put cement blocks? Are you going to stop them with tear gas? What are you going to do to these people? And when are you going to speak on Ladakh? And last but not the least, what is your plan for Manipur? Manipur that has been burning for the last 16 months, where violence has erupted again, where internet is banned, where curfew is imposed, where 12 people have lost their lives in the last 2 weeks, where RPG and drones and rockets are now being used for fresh attacks, where security forces are being attacked and attempts are being made to snatch away their weaponry. What are you going to do about Manipur? Will you never go to Manipur, Mr. Prime Minister? It's very clear that you are saddled with various allegations. It's very clear that your relationship with RSS is at an all-time low. It's very clear that there is huge factionalism within the BJP, and all that you're interested in is political survival, come what may. And for that, you are obviously dependent on your allies. For that, you are willing to turn a blind eye to the problems of this country. But questions will be raised about what plan do you have for this nation? How long do you continue? Do you plan to continue to misuse our agencies? What are you going to do about women's security? What are you going to do about unemployment, to rein in prices? There are various issues that face this nation. And on all those fronts, you have miserably failed this country. ये 100 दिन का फलसफा है. हम आपके साथ हर अनेक्शर को, इस पूरी प्रेस रिलीज को, इन सारे प्रतीकात्मक ग्राफिक्स को साझा करेंगे.